मैं बस एक तालिब इल्म हूँ, तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, सियासत का तालिब इल्म हूँ और जर्नलिज़म प्रैक्टिस करता हूँ और उसका तालिब इल्म। देखें, प्रिंट मीडिया अरूज पे था तो प्राइवेट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो उसने प्रिंट मीडिया को खाना शुरू कर दिया। तो सोशल मीडिया या डिजिटल आपकी प्रेजेंस है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर प्रेजेंस ऑन स्क्रीन। पूरी दुनिया का जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क जो है वो बाकी दुनिया से कट के रह सके। आज प्रिंट मीडिया प्रैक्टिकली वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, लेकिन आज से 5 साल बाद टेलीविज़न वेंटिलेटर पे पड़ा होगा। रेडियो पाकिस्तान ने ये पॉडकास्ट शुरू किया है तो मेरे लिए बड़ी अच्छी और जिसे कहते हैं ना खुशगवार हैरत, बिल्कुल सही, ठीक है, प्लेजेंट सरप्राइज, बिल्कुल वो है। रेडियो पाकिस्तान ने और आप ने और आपके जो साथी हैं और ज़ाहिर है डीजी आपके ने ये जो स्टार्ट किया है ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किया, और जो कि बड़ी अच्छी है कि आपने इसको शुरू कर लिया। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए पॉडकास्ट के साथ, और ये पॉडकास्ट रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विस की तरफ से आपकी खिदमत में हम पेश करते हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान के एक नामवर जर्नलिस्ट हैं जनाब आज़ाद सैयद। तो जैसा कि आप सब लोग इन्हें जानते हैं तो आज आज़ाद सैयद साहब जो हैं वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। शाह जी कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया अकमल भाई। उमर चीमा खुद एक बड़े नामवर रिपोर्टर हैं, लेकिन वो आपके बारे में कहते हैं कि आज़ाद सैयद एक चीता रिपोर्टर हैं। बड़ी आप अपने बारे में क्या कहते हैं? मैं बस एक तालिब इल्म हूँ, तारीख़ का तालिब इल्म हूँ, सियासत का तालिब इल्म हूँ और जर्नलिज़म प्रैक्टिस करता हूँ और उसका तालिब इल्म। बिल्कुल सही। आप ये बताएं कि कब से हैं आप जर्नलिज्म? मैंने अप्रैल 1999 में फॉर्मली जर्नलिज़म ज्वाइन किया था। उससे पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे टीचर थे एक अफजल अवान साहब, आजकल वो बैरून मुल्क होते हैं, सऊदी अरब में गालबन। तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस मी जर्नलिज़म कि ये जर्नलिज़म क्या है। कॉलेज के स्टूडेंट थे, उन दिनों प्रिंट मीडिया होता था, कोई ऐसा पता नहीं, ये 90 की दहाई की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो फिर जब जर्नलिज्म में फॉर्मली आए तो फिर देन डिडंट लुक बैक। तो आपने पढ़ा क्या, फॉर्मली क्या पढ़ा? मैंने सियासियात पढ़ी है। अच्छा, मैंने तारीख़ पढ़ी है। गुड। तारीख़ का आज भी स्टूडेंट हूँ, सियासियात का आज भी मेरा मास्टर्स पॉलिटिक्स में ही है और सियासियात का स्टूडेंट हूँ। कहाँ से आपने मास्टर्स किया? मैंने भावलपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। अच्छा, ग्रेट। तो शाह जी ये ज़रा बताएं कि इब्तदाई तौर पे आपका ताल्लुक जेलम से है? जी, मैं जेलम से ताल्लुक है मेरा। इब्तदाई जेलम के साथ एक गाँव है जेलम शहर, अगर इस्लामाबाद से जाएँ तो जेलम से पहले काला गुजरा आता है। जी जी, बड़ा मारूफ गाँव। बड़ा मारूफ गाँव। जी जी। तो उधर से मेरा ताल्लुक है। तो जेलम के तो बड़े इल्मी अदबी जो लोग हैं वो जैसे गुलजार हैं, जी जी जी, डॉक्टर तारक अजीज़ मरहूम, जी जी, वो हमारे दोस्त पिछले दिनों में वफ़ात पा गए। तो इसी तरह, और मैं हैरान ये हुआ कि तारक अजीज़ साहब जब उन्होंने बोर्ड टॉप किया तो मुस्तफ़ा ज़ैदी वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे और उन्होंने स्टूडेंट को मेन स्टेज पे बैठाया और उससे प्रेज़ाइड करवाया। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा मर्दम खेज़ खिता है। तो आपकी वहाँ जो स्कूलिंग है वो भी जेलम की? जी, मेरी जो मैट्रिक तक है मैं जेलम में ही रहा हूँ। बिल्कुल सही। पहले जेलम शहर में एक प्राइवेट स्कूल था, नेशनल फाउंडेशन स्कूल, वहाँ पे पढ़ते रहे। फिर उसके बाद जेलम का जो सरकारी स्कूल था काला गुजरा का, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1, वहाँ पे पढ़ते रहे। अच्छा, उस ज़माने में कोई था कि आपने क्या बनना है आगे जाके? उस ज़माने में कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन जो हमारे यहाँ पंजाब में एक ज़हन साजी की जाती है कि जी नहीं फ़ौज में जाना है। बिल्कुल सही। फिर ज़रा आप समझते हैं तो कहते हैं, और जेलम का तो चूँकि ख़ुसूसी तौर पे। जी बिल्कुल सही। तो वो जिस जगह से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पर तो हर दूसरे घर में कोई फ़ौजी अफसर है, कोई फ़ौज से ताल्लुक़ है लोगों का। तो फिर जब आप थोड़ा ज़रा और बड़े होते हैं फिर आपको ख्याल आता है नहीं, आप जो है ना, या लोग कहते हैं कि जी मैं इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, या फिर आमतौर पे कहते हैं कि नहीं मैं CSS करूंगा। बिल्कुल सही। तो ये बुखार भी रहे, बिल्कुल ठीक है, उस उम्र के एतबार से। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू जर्नलिज्म, तो एक होता है ना कि बाज़ पेशों से आप इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं, उनसीयत हो जाती है, उनसी मोहब्बत हो जाती है। तो ये ऐसी इस पेशे से मोहब्बत हुई कि देन आई डिडंट लुक बैक।
नहीं, जिस एज में आपने जर्नलिज्म ज्वाइन किया उस ज़माने में आपने कहा कि आपने टीचर की वजह से किया या आपकी अपनी भी थोड़ी दिलचस्पी थी? नहीं, मैंने इनिशियली अपने टीचर की वजह से किया। मेरे टीचर एक उर्दू का अखबार था तामीर, तो अफजल अवान साहब वहाँ पर लिखा करते थे, तो माई टीचर इनकरेज्ड मी। एक्चुअली मेरे कॉलेज में एक डिबेटिंग एंड ड्रामा क्लब था, तो उसके सरबराह थे अफजल अवान। H9 कॉलेज की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैं कॉलेज की तरफ से एक दो जगहों पे गया, तो मैं वहाँ से कॉलेज के लिए इनाम लेके आया, एजाज़ात लेके आया। तो वो टीचर को मुझसे एक थोड़ा सा, एक होता है ना, बाज़ टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बड़ा इनकरेज करते हैं। जी जी। तो मैं अखबारात पढ़ता था एट दैट टाइम, तो करंट अफेयर्स के ऊपर भी बातचीत होती थी। तो ज़ाहिर है जो टीचर्स का एक्सपीरियंस था वो मेरा तो नहीं था, लेकिन मेरे टीचर ने मुझे जो है जिस कहते हैं इनकरेज करना शुरू किया। तो कॉलेज के मैगज़ीन में शामिल किया। मैं कॉलेज के मैगज़ीन में अदारत में था, बिल्कुल, और मंजिल मैगज़ीन था। फिर तामीर अखबार में ले गए। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू इट। तो तामीर के बाद फिर तामीर में वो तो जब तालिब इल्म था तो उस वक्त तामीर अखबार में एक दो मजमून लिखे, बड़ा अच्छा लगा। फिर पाकिस्तान अखबार में एक मजमून छपा, वो बड़ा अच्छा लगा। शकील अंजम साहब बड़े मारूफ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मेरा मजमून शाया किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। बिल्कुल। फिर उसके बाद PPA एक न्यूज़ एजेंसी है, उसमें ज़माना तालिब इल्मी में मैं जाता था प्राइवेट, जो शाम के वक्त। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन के पेपर दिए तो मेरे घर के साथ ही एक उर्दू अखबार था खबरें, तो उनकी जो है ना इनरोलमेंट हो रही थी, रिक्रूटमेंट हो रही थी। तो मैं अच्छी तरह याद है मुझे कि वो ज़िया शाहिद और खुशनूद अली खान जो है वो दोनों अलग हो गए हुए थे। तो ये ज़िया शाहिद के पास था, तो मैं उस अखबार में गुजर रहा था, तो मुझे देखा कि ये तो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, इश्तिहार लगे हुए हैं। रिसेप्शन पे पूछने गया तो उन्होंने कहा जी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ था, तो मैं इंटरव्यू देने चले गया। तो मैंने ट्रैक सूट में उर्दू अखबार में भर्ती होने के लिए अंग्रेजी ज़ुबान में इंटरव्यू दिया। अच्छा, बिल्कुल। तो अंग्रेजी आपकी किस तरह अच्छी थी? नहीं, अंग्रेजी कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन होता है ना एक ज़माने तालिब इल्मी में आपने अपने आप को इम्प्रेस करने के लिए अंग्रेजियाँ बोलते हैं और टूटी भजी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, ऑफ कोर्स। तो आप अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने वो दिया, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। फिर खैर वो एक अलग इशू था कि मैंने उन्हें बताया मेरे तो पेपर हो रहे हैं, मैं तो सोच के नहीं गया था कि मुझे सेलेक्ट कर लेंगे, मेरे ख्याल में नहीं था। तो उन्होंने कहा जी ठीक है पेपर दे के आ जाएं। फिर मैं पेपर दे के आ गया। फिर वहाँ पे मुझे कोई लिफ्ट ना कराया। मैंने कहा यार इन्होंने ज़िया शाहिद के बेटे थे बड़े, जो फोत हो गए, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, अदनान शाहिद। जी जी। तो फिर वो रद्द-ए-अमल के नाम से कॉलम भी लिखते थे। उनकी अहलिया भी कॉलम लिखती थी, फोत हो गए वो। तो उन्होंने फिर मेरे टीचर जो है अफजल अवान, ये इन्होंने मुझे हेल्प की। इनके बड़े करीबी दोस्त थे, आजकल APP में होते हैं, उनको उन्होंने बताया। तो फिर मेरे दरवाज़ा दोबारा खुला और फिर दिस इज हाउ 99 में, ये अप्रैल 99। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं कि मैं 95 में इस्लामाबाद में खबरें में रिपोर्टर रह चुका हूं। अच्छा, वाह वाह वाह। मैं 95 में इस्लामाबाद में आया, ब्रीफ टाइम। अच्छा। तो शाह जी कितने, यानी उसके बाद आपने, यानी खबरें के बाद कौन कौन से आप कहाँ? खबरें मेरा थोड़ा सा अरसा मैं असास अखबार था उसमें भी रहा, था एक अखबार कायनात अखबार था उसमें रहा। अच्छा, अंग्रेजी जर्नलिज्म में किस तरह? और इसके साथ मैं जो अहम बात यह कि मैं शाम के जो टैबलॉइड थे उनमें भी काम किया मैंने। अच्छा। नया अखबार था और भी कायनात का एक शाम का अखबार था, उसमें भी काम किया। तो अंग्रेज़ी अखबार में जाने का बड़ा शौक़ था। मुझे पता था कि ये जर्नलिज़म, जब मैंने ख़बरें में शुरू किया तो मेरी चूँकि उम्र कम थी, सब में कम उम्र में था, तो लेकिन मैं अखबारात पढ़ता था और बाकी अंग्रेज़ी की चीज़ें भी पढ़ना शुरू हो गया हुआ था। तो मुझे पता लग गया कि ये जो एक तो ये है कि ख़बरें अखबार से निकलना है, और दूसरा ये है कि अंग्रेज़ी जर्नलिज़म करना है। बिल्कुल ठीक। तो करते करते मैं APP में आ गया। उसकी भी एक लंबी कहानी है। APP में आ गया 2003 में। 2003 से 2006 तक मैं APP में रहा। तो उस दौरान मैं APP में भी उर्दू सर्विस में आया। मैं जाना इंग्लिश में चाहता था,
तो इशफाक गोंदल साहब थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो बड़ी मेहरबानी, वो बाद में रेडियो के डीजीपी बने और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी। तो इशफाक गोंदल साहब को मैंने अप्लाई किया है किसी ज़माने में, तो उनके जहन में वो बात थी। तो इशफाक गोंदल साहब ने, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी लंबी चौड़ी उस तरह से, उन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं तुम APP में आओगे? मैंने कहा जी मैं इंग्लिश सर्विस में आऊँगा। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कहते नहीं, जगह उर्दू सर्विस में है। मैंने कहा सर मैं तो इंग्लिश जर्नलिज्म करना चाहता हूँ। कहते हैं कि तुम बैठने की, खड़े होने की जगह बनाओ, बैठने की बन जाएगी। बिल्कुल सही। तो इशफाक गोंदल साहब की वजह से मैं इधर आ गया, और फिर यहाँ पे उर्दू सर्विस में था, इंग्लिश में जाने की कोशिश करें तो वो बड़े बड़े लोग वो आने नहीं दें कि ये कल का बच्चा ये किधर आएगा जी, ये अभी उर्दू सर्विस में है, ये इधर कैसे आ सकता। होता है ना जहन में। बिल्कुल। बास बड़े अच्छे लोग भी थे। तो फिर मैं शौक था, तो मैंने प्राइवेटली, एक स्टेट्समैन अखबार है पेशावर का, जी, ब्लू एरिया में उनका ऑफिस। बिल्कुल ठीक। तो मैं, शमशाद मांगड़ साहब मेरे क्राइम रिपोर्टिंग उनसे सीखी थी, वो उन्होंने मेरी सिफारिश की, तो मैं उधर चला गया। PPI न्यूज़ एजेंसी में भी गया, लेकिन खैर वहाँ पे कुछ ब्रीफ सा टाइम रहा। लेकिन फिर स्टेट्समैन में लिखना शुरू किया कि ताकि इंग्लिश जर्नलिज्म की एक प्रैक्टिस हो। और फिर 2007 में मैं पोस्ट में उमर चीमा था, तो उमर चीमा जा रहा था, पोस्ट जो खबरें ने एक ज़माने में, खबरें में निकाला, उमर चीमा जा रहे थे, द न्यूज़ में जा रहे थे, और पोस्ट के एडिटर थे नुसरत जावेद साहब। अच्छा। तो उमर को पता था कि मैं ख्वाहिशमंद हूँ, तो उमर ने नुसरत जावेद साहब को कहा कि एक जो लड़का है, एक मेरा दोस्त है, तो वो बड़ा ख्वाहिशमंद है, आप उसको ज़रूर चेक करें। तो नुसरत साहब मुझे इस तरह से जानते थे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जाता था, तो खैर उन्होंने मुझे चांस दिया। तो फिर पोस्ट में थोड़ा अरसा रहे, फिर नुसरत साहब चले गए, फिर वापस APP में आए, और फिर मैं डेली टाइम्स में चला गया। देन मैंने जो है ना डेली टाइम्स, फिर TV में आ गए। बिल्कुल, डॉन शॉन, ये जी डॉन में आ गए। अच्छा शाह जी, एक वक्त या द नेशन में भी थोड़ा सा। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि जो जिस तरह सोशल मीडिया, एक ज़माने में तो उसको संजीदा नहीं लिया जाता था, लेकिन आजकल जो टेलीविज़न है उनको भी एक बहुत बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया की तरफ से आ चुका है। तो अब उसमें गो के अभी भी सॉर्ट आउट करना मुश्किल होता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो देखने वाले के परसेप्शन पे और उसके नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। तो आप इस सारे सिनेरियो को किस तरह एनालाइज करते हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को? देखें, प्रिंट मीडिया अरूज पे था, तो प्राइवेट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब आया तो उसने प्रिंट मीडिया को खाना शुरू कर दिया। आज प्रिंट मीडिया प्रैक्टिकली वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, लेकिन आज से 5 साल बाद टेलीविज़न वेंटिलेटर पे पड़ा होगा। ये प्रोसेस शुरू हो गया है। तो सोशल मीडिया या डिजिटल आपकी प्रेजेंस है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर प्रेजेंस ऑन स्क्रीन। और उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह ये है कि जो टेलीविज़न है आपका, वो कंट्रोल्ड मीडियम है। उसके ऊपर बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, पावर स्टेक होल्डर्स, वो उसको कंट्रोल करते हैं। अभी तक सोशल मीडिया की कंट्रोल का कोई उस तरह से मैकेनिज्म या नहीं है। लॉज बने हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को हटा नहीं सकते अनटिल और अनलेस जिसने अपलोड की है वो, क्योंकि उसके ऑपरेटर्स जिस तरह मतलब यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, तो उसके जो ऑपरेटर्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, बाहर भी बैठे हुए हैं। और दूसरी बात यह कि उन्होंने पॉलिसी गाइडलाइंस क्लियर कर दी है ना, कि उन्होंने कहा कि जी आप वायलेंस नहीं रख सकते, बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, दैट्स इट। बिल्कुल सही। और जल्दी या बदेर हमें भी शायद इन चीज़ों को फिर अल्टीमेटली हम समझते जाएंगे और फॉलो करेंगे। देखें ना, पूरी दुनिया का जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक मुल्क जो है वो बाकी दुनिया से कट के रह सके। चाइना था, कट के रहता था, आप देखें चाइना में क्या सूरत हाल बदल गई। अच्छा, दूसरा आपने ज़ाती अपना जो सोशल मीडिया पे एक टॉक शो शुरू किया, टॉक शॉक के नाम से, उस तजर्बे को आप किस तरह बयान करेंगे? टॉक शॉक, मैं जियो टीवी में ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एक रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा कि एक एक्सपीरियंस करते हैं। उमर के साथ दोस्ती थी। उससे पहले आप एक यूट्यूब पे किसी के साथ कर रहे थे, राजा आतिफ के साथ। जी, आतिफ तो दोस्त हैं, वो मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, मैं जाता हूँ, वो तो बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो मेरे जहन में था कि आई शुड डू समथिंग। आतिफ के साथ बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ है और बड़ा अच्छा हमारा वो भी था।
तो वो हफ्ते में 15 दिन में एक दफ़ा बुलाते हैं, तो मैं ज़रूर जाता हूँ। पुराने दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक़ रहना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक शुरू करें। मुझे नजीब साहब हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपना प्रोग्राम क्यों नहीं शुरू करते। एक तसद्दुक़ साहब हैं, उनके साथ होते हैं हरीपुर में, तो इन दोनों ने कहा यू शुड स्टार्ट ए शो। तो मैंने कहा जी बहुत सारे लोग शो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मैं क्या तब्दीली लाऊंगा, यानी मैं नया क्या करूँगा, अब मैं नई बात क्या करूँगा। कहते नहीं यू शुड डू, हम इसे रेडियो पे भी देख लेंगे और आप इसे यूट्यूब पे संभाल लेना, देख लेना। तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं आपका आइडिया ठीक है, मैं भी कन्विंस कर रहा हूँ अपने आप को, और मैंने कर लिया है। तो मैं एक वन मैन शो तो चल ही रहा है, तो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ दूसरा। तो मैंने फिर उमर को कन्विंस करने शुरू किया। वो शुरू में नहीं मान रहा था, फिर वो मान गया। हाँ, वो कोई स्क्रीन फ्रेंडली नहीं है भाई, स्क्रीन मिजाज के एतबार से, वो मिजाज के एतबार से स्क्रीन फ्रेंडली होना नहीं। वो ये सोच रहे थे, उमर का ख्याल था कि इट्स नॉट अ सक्सेसफुल वे ऑफ डूइंग जर्नलिज्म एंड आल्सो नॉट अ सक्सेसफुल वे ऑफ मेकिंग मनी एज वेल। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा जी आप छोड़ दें, इट्स ए वे ऑफ मेकिंग मनी और नॉट, लेकिन इट्स ए वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। बिल्कुल सही। तो आप आए, शुरू करते। फिर वो आए तो फिर शुरू हो गया। अच्छा, नाम किसने रखा टॉक शॉक? इत्तेफाक से ये बात अच्छी नहीं लगती, ये मेरे ज़हन में आया था। और ये अच्छा नाम है। हाँ बिल्कुल, क्लिक कर जाए तो अच्छा है। यानी बड़े मुख्तसर अरसे में आपके चैनल ने यानी 1 लाख सब्सक्राइबर को क्रॉस किया, और फिर ये कि उसकी ऑडियंस भी डेवलप करने में आप कामयाब रहे। और लोग इवन चूँकि लोग जानते हैं कि मेरा आपसे और उमर से ज़ाती ताल्लुक़ है, तो मुझे ज़ाती तौर पे लोगों ने बहुत फ़ोन करके या मैसेज करके पूछा कि वो आजकल किधर है, जब बीच में आपका एक ब्रेक आया। जी। तो वो गालबन अब जियो डिजिटल कोई मामला जियो के साथ चल रहा था, तो उस वजह से बिल्कुल सही एक तनाज़ा। और मेरे ख्याल में आपने किसी उस पर किसी प्रोग्राम में ये भी नहीं कहा कि जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नहीं, हम नहीं कहते। तो जो हमने यहाँ रेडियो पाकिस्तान में हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने के इनिशिएटिव से ये शुरू हुआ है, तो आप ये किस तरह देखते हैं रेडियो के पॉडकास्ट को और सोशल मीडिया पे? मैं समझता हूँ कि जो रेडियो पाकिस्तान ने ये पॉडकास्ट शुरू किया है, तो मेरे लिए बड़ी अच्छी और जिसे कहते हैं ना खुशगवार हैरत, बिल्कुल सही, ठीक है, प्लेजेंट सरप्राइज, बिल्कुल वो है कि रेडियो ने आमतौर पे सरकारें जो होती हैं ना वो सुस्त होती हैं। बिल्कुल सही। सरकारें तब्दीली को मानती नहीं। अमेरिकी सदर ओबामा थे, तो उन्होंने अपनी जो आखिरी स्पीचेज हैं उनमें से एक स्पीच में कहा, कहते हैं कि सरकारें पूरी दुनिया में सुस्त हैं और अमेरिका में भी सुस्त है। ये खाली पाकिस्तान का मसला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी होती है या जो सरकारी माइंडसेट होता है, जो तो वो सुस्त रवि से नहीं, उसकी एक वजह शायद ये भी होती है कि एहतियात करना, कोई चीज़ ऐसी गलत ना हो जाए। तो वो जिम्मेदारी का एक नहीं, लेकिन मसला ये है कि वो गलती के डर से वो काम ही नहीं करते ना, कि गलती ना हो जाए, वो काम ही नहीं कहते। करेंगे तो गलती होगी तो पकड़े जाएंगे, इंक्वायरी हो जाएगी, डरेंगे। तो रेडियो पाकिस्तान ने और आपके जो साथी हैं, और ज़ाहिर है डीजी आपके ने ये जो स्टार्ट किया है, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग किया, और जो कि बड़ी अच्छी है कि आपने इसको शुरू कर लिया, अडेप्ट कर लिया। ये अडेप्टेशन पीटीवी में नहीं आई, ये अडेप्टेशन आपकी और जो प्राइवेट जो आपके इदारे हैं उसमें नहीं आई। ट्विटर के हैंडल तक ज़रूर आई है, बिल्कुल सही, लेकिन पॉडकास्ट तक नहीं। अभी हमारे जो ट्विटर पे भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो 1 मिलियन से ज़्यादा है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है अगर हम न्यूज़ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारा मोटो है। तो एक तरह एजाज़ बड़ा लोग ये कहते हैं, जो कि आपके सवाल बड़े मशहूर हैं, जो आप मुख्तलिफ जो जर्नल्स को या बड़े जर्नलिस्टों को या बड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको आपने सवाल किए। अच्छा, तो मैं ज़ाती तौर पे उसको कोई इतना अप्रिशिएट नहीं करता, कि मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि आपका काम है सवाल करना। आपका सवाल अगर रजिस्टर्ड हो गया तो मेरे ख्याल में उस पर इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, पहली बात यह कि मैं प्रैक्टिस जो सवाल रिपीट करने की करता हूँ, या सवाल उन लोगों से ज़्यादा मेरे पॉपुलर हुए जो आम लोगों को अवेलेबल नहीं है, जो लोगों को जवाबदेह नहीं है, जो आइन तोड़ देते हैं मगर कोई उनसे पूछने वाला नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई शुरू हो तो जो हुकूमत कार्रवाई शुरू करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ठीक है, तो इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी सवाल के ज़रिए हो सकती है। मेरे किसी सवाल में बदतमीज़ी है तो मुझे बताइए कि बदतमीज़ी नहीं है। मेरे किसी सवाल में लॉजिक नहीं है तो वो बताइए कि नहीं है। सवाल ये है,
जो पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा नुक्ता नज़र कि वो जवाब नहीं दे रहा, मेरा काम है अपने सवाल करते रहना, शायद किसी एक सवाल पे वो जवाब दे। अगर वो नहीं दे रहा तो दैट इज़ हिज राइट, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता और मुझे कुछ कहना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मेरे सवाल हैं वो उसके ऊपर चार्जशीट हैं, जब वो खामोश रहता है, जब वो जवाब नहीं देता, क्योंकि वो एक्चुअली मेरे सवालों के जवाब में खामोश रह के इस बात को तस्लीम करता है कि उसने जुर्म किया है और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। तो मैं इस बात को आर्ग्यू करता हूँ और मैं समझता हूँ कि BBC ने भी रिसेंटली, आपको पता है, वहाँ पे भी एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी इस तरह के एक बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के साहब हैं, बड़े पावरफुल, उनसे सवाल किए। CNN ने इस तरह की प्रैक्टिस की। तो मेरा ख्याल है कि जो रिकग्निशन हमें उस वक्त पसंद आती है कि जब कोई गोरा कर ले, कोई CNN, फॉक्स और BBC कर ले, तो हम उस वक्त रेफरेंस देते नहीं, वो CNN ने कर लिया। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा कोई कौन सा ऐसा मोमेंट था जो आप खुद आज सोचें तो आपको अच्छा लगता है कि ये आपने बहुत अच्छा? मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा मैंने इंजॉय किया वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, फार्मर, 2013 में, नवंबर 2013 में वो थे नवाज शरीफ साहब। वो खैरपुर टामियावाली में गए थे, तो वहाँ पे इत्तफाक से मैंने देखा कि जनरल अजीज़ वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने 12 अक्टूबर 1999 में एक कलीदी किरदार अदा किया था। तो वहाँ पे मैंने जनरल अजीज़ साहब से सवाल जवाब किए। जनरल अजीज़ साहब ने कोई ख़ास जवाब नहीं मुझे दिए, लेकिन इट वाज ए काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन आई हैड कि मैंने पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को डैमेज करने वाले जो लोग हैं उनसे सवाल किए हैं, और वो ऐसी जगह थी जहाँ पर तमाम जो हाई डिग्निटरीज थी वो मौजूद थी। तो आई स्टिल एंजॉय। जनरल असलम बेग का भी बहुत पीछा किया आपने? जी, असलम बेग साहब से भी मैंने सवालात किए, लेकिन मुझे अगर आप कहें, मैं और भी बहुत सारे लोगों से सवाल जवाब किए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो जनरल अजीज़ साहब हैं उनसे सवालात को मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। मैं आज भी देखूँ तो मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा, उसमें एजाज मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि आपका जो जमहूरी शऊर है, जो आपने, चूँकि आप खुद पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट रहे और आप भी तारीख़ के स्टूडेंट हैं, हम सब तारीख़ के और तालिब इल्म हैं, सीखते हैं, तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि एक सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एलिमेंट है जो आपको फोर्स करता है कि आप ये सवाल करें। जी बिल्कुल, इसमें आप पहले बंदे हैं जिसने ये बात पॉइंट आउट की, और एक्चुअली बात यही है कि बाकी लोग क्यों नहीं करते। बाकियों ने खाली मैस कम्युनिकेशन पढ़ा, उससे बाहर निकले नहीं है। तो मैस कम्युनिकेशन में तो हमारे यहाँ इतना अलमिया है कि मास कम्युनिकेशन जो इदारे पढ़ाते हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पढ़ाते, वो पाकिस्तान में जो रेजिस्टेंस लिटरेचर के मैदान में हुई है वो नहीं पढ़ाते। पाकिस्तान में लिटरेचर का मद्दो जज़र क्या रहा है, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी को डीरेल किया जाता रहा उसके बारे में नहीं पढ़ाते। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों टूटे और फिर क्यों बने, और फिर जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ क्या कुछ किया गया, ये नहीं पढ़ाते। और जर्नलिज्म पढ़ाते हैं और कहते हैं जी पाकिस्तान में आपने जर्नलिज्म करना है। अब एक बच्चा है जिसको फैज़ और गालिब की शायरी का नहीं पता, जिसको जालिब के शेरों का नहीं पता, जिसको मंटू के अफसानों का नहीं पता, जिसे कृष्ण चंद्र के तहरीरों का नहीं पता, जिसको पाकिस्तान के जो 3 आइन हैं उनका नहीं पता, जिसको पाकिस्तान में जमहूरियत डीरेल कैसे होती रही और कौन कौन जिम्मेदार है उसका नहीं पता, जिसको पाकिस्तान के नज़रिए का और पाकिस्तान के नज़रिए के मुतसादिम नज़रियात का नहीं पता, जिसको 1971 क्यों हुआ उसका नहीं पता, और 1971 के बाद क्या इंक्वायरी हुई उसकी जवाब नहीं पता, जिसको पाकिस्तान में जो बार बार जो सियासी जमातें कमज़ोर होती रहीं और आज भी सियासी जमातें कमज़ोर होती रहीं उसकी वजूहत नहीं पता, तो उसने जर्नलिज्म कैसे करना है। बिल्कुल सही। अच्छा एजाज, ये है कि ये ओवरऑल मैंने ये नोट किया है कि जो हमारे पढ़ाने वाले दोस्त हैं वो पढ़ते भी नहीं हैं, और शायद जर्नलिस्ट जो है वो भी कम पढ़ते हैं। जर्नलिस्ट भी नहीं पढ़ते। और ये 2 तबकात हैं जो किसी सोसाइटी को इंटेलेक्चुअली आगे लेके जाते हैं। 2-3 तबकात हैं। एक है आपके इंटेलेक्चुअल्स, आपके शायर अदीब। आप पाकिस्तान में शायर व अदीबों का हाल देख लें, ठीक है, कि हमने शायर व अदीबों को इज़्ज़त ही नहीं दी कभी, ठीक है। आज भी आप देख लीजिए पाकिस्तान में 51-52 टीवी चैनल्स हैं, कितने टीवी चैनल्स पर शायरी और अदब के ऊपर कोई प्रोग्राम है, आपको एक चैनल नहीं मिलेगा। कई मॉर्निंग शो में किसी को बुला के इज्जत अफजाई कर देंगे, बच्चों के कोई प्रोग्राम नहीं है, हालांकि पैमरा की तरफ से एक है वो सारा, लेकिन ये कि उस पर कोई अमल दरामद नहीं है, तो हमारे पास वो नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो बाकी 2 तबकात हैं जो किसी भी कौम को देते हैं, एक शऊर के वाले से बात करते हैं, वो एक है मीडिया जो डिबेट्स जनरेट करता है, और दूसरा है आपके लॉयर्स जो आपके वकला हैं, वो पटिशन्स दायर करते हैं, अदालतों में जाते हैं, वहाँ पर डिबेट्स करते हैं,
और उनकी डिबेट्स को मीडिया रिपोर्ट करता है, तो एक सोसाइटी में तब्दीली आती है, पॉजिटिव तब्दीली आती है। आप देख लें कि ये जो तीनों तबकात हैं, जो हमारे शायर और अदीब हैं उनको हमने इज़्ज़त नहीं दी, जो जर्नलिस्ट हैं उनको तालीम नहीं दी और उनको पढ़ना नहीं सिखाया और वो पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो और जो हमारे वकला हैं, आप देख लिए वकला क्या वैंडलिज्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि हमने इन सारी जगहों पे तवज्जो नहीं दी। अच्छा, इसके बावजूद कोई रे आप होप, जो उम्मीद की किरण है, आपको अपनी सोसाइटी और मुल्क के हवाले से कहीं नज़र आती है कि वी विल बी अ बेटर नेशन? अच्छा, वैसे मैं आपको फ्रैंक बात बताऊं, वो गालिब ने कहा ना, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके इशारे आप देखें ना, वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सर्वाइवल है वो सिर्फ एक बात में है कि जब आपकी पार्लियामेंट और आपकी सियासी जमातें मजबूत होंगी, जिस दिन आप अपनी सियासी जमातों के अंदर शऊर ले आएंगे और पार्लियामेंट को बेहतर कर लेंगे, उस वक्त पाकिस्तान का सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथनिंग से है। नहीं होगी स्ट्रेंथन, आज जो डेमोक्रेसी का हाल है वही पाकिस्तान का हाल है। जिस दिन डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, आपकी इकानमी स्ट्रेंथन हो जाएगी, आपकी इकानमी स्ट्रेंथन होगी, आप मुल्क आगे बढ़ेगा। नहीं है ये चीज़ें, तो देख लें मेरा और आपका क्या हाल है। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि जो हमारी सियासी जमातें हैं उनका जो रवैया या ओवरऑल कंडक्ट होता है, वो भी बाज़ औक़ात डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को कमज़ोर करने का बायस नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि बात आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसा ही है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। सियासी जमातों को मजबूत करने की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इनकरेज करने की इस बात की ज़रूरत है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और उसके साथ MPAs और जो MNAs हैं वो रखें, लेकिन जो आपने डेवलपमेंट काम है उसकी सारी पावर आपको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को देनी पड़ेगी। और मेरा तो जो तजर्बा है, या आप भी देखते होंगे कि पिछले 20-25 साल का आप डेटा निकाल के देखें, तो जब भी कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मेन स्ट्रीम में आती हैं तो वो बल्दियाती इंतखाबात की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती, उनको पावर ही नहीं देती। पावर देना तो एक बात है ना, नहीं, बल्दियाती इंतखाबात अभी देखें ना, जो बर वक्त इंतखाबात हैं वो ही नहीं होते, और अगर हो भी जाए तो उनको पावर नहीं देनी, उनको फंड नहीं देने। दिस इज द पॉइंट। तो ये तो सारे मसले मसाइल हैं। अच्छा, ये ज़रा बताइएगा कि जिस तरह एक एंकर्स का एक जो दौर था वो सेलिब्रिटी बन चुके थे, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह हमारा स्टेज जवाल का शिकार हुआ, उससे पहले हमारी फिल्म डिक्लाइन की तरफ गई, तो अब उसी तरह हमारे जो टॉक शोज़ हैं उनका भी वो मेयार गिर चुका है और लोग उस नहीं देखते। उसकी वजह और हर बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया, वो अपना अपना वो कोई ख़वातीन ज़्यादा शोबिज़ या ड्रामे देखती हैं, तो जो हमारे लोग हैं वो उस पर यूट्यूब या दूसरे जो एप्लीकेशंस हैं उस पर वो अपनी दिलचस्पी की चीज़ें देखते हैं। असल में ना, लोगों को हमने जो दवाई दी है ना, वो नेचुरल नहीं थी। लोगों को हमने बताया कि पाकिस्तान में अक्ल खिर्द जो है ये 15, 20, 25 एंकर हैं, इनके पास ही है और इससे आगे अक्ल खिर्द किसी के पास ही नहीं है। और वो बुलाएंगे लोगों को, उनकी तौहीन करेंगे, फिर आप देखेंगे कि गैटूज़ बने हुए हैं। एक एंकर ने आपको बुला लिया, आप उस एंकर के प्रोग्राम में चले गए, उसने अपने दूसरे दो साथियों को बुलाया, ये इस तरह खेल चल रहा है। अच्छा, तो ये कब तक रहेगा? आज़ाद, एक और ये आपके जवाब से मुझे एक सवाल आ गया कि जो आप सोशल मीडिया पे देखें, फ़र्ज़ करें ट्विटर पे या फेसबुक पे, या ख़ास तौर पे ट्विटर चूँकि बहुत पॉलिटिकल कंटेंट के हवाले से बहुत उसमें तेज़ी के साथ चीज़ें आती हैं, तो अगर कोई बंदा उसमें जानबदारी को एक साइड पे रखते हुए गैर जानबदारी से कोई बात करता है, वो किसी की साइड नहीं लेता, तो उसको दूसरी पार्टी बुरा भला कहना शुरू कर देती है। यानी तवाज़ुन में लोग भी नहीं चाहते कि कोई रहे या पसंद नहीं करते। इसकी वजह क्या है? इश्तियाल जो है ना वो पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। बेसिक इंसानी फितरत है कि आप कोई बंदा किसी को गाली दे, आप चलते हुए रुक के पीछे देखते हैं कि कौन गाली दे रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि आप आगे गुजर जाएं कि ये गाली दे रहा है, ये तो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, या आपका काम हो कि आप कोई उसको नज़रअंदाज करें, लेकिन लोग खड़े होकर देते हैं। दो बंदे झगड़ रहे हो तो पूरा बाजार रुक जाता है। आप ज़रा ये देखें कि जिस तरह हमारे जर्नलिज्म में भी बड़ी आला रवायात के लोग रहे हैं, जिस तरह ज़ियाउद्दीन साहब थे, हुसैन नकी साहब हैं, या उससे पहले बरना साहब थे, यानी ऐसे मनु भाई हैं, ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जिन्होंने वैल्यूज़ को लेके आगे आए।
तो यह क्या एक जर्नलिस्ट पे ये फ़र्ज़ आयद नहीं होता कि वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आए लोग, ताकि सोसाइटी की तहजीब और सियासी शऊर भी पैदा करें? जर्नलिस्ट का तो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है ना, लेकिन मसला ये है कि जब टीवी जर्नलिज्म अरूज पे आया तो हुआ ये कि जो पावर के प्लेयर्स हैं उन्होंने अपने अपने बंदे बीच में डालने शुरू कर दिए। अब टीवी जर्नलिज्म में कितने हैं जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और कितने हैं जो छाता बरदार हैं, सॉरी, बिल्कुल सही। ठीक है। तो इशू ये है कि वो तो ऊपर से आ गए, उनको पता ही नहीं, पाकिस्तान अगेन इन लोगों को पता ही नहीं है, और वो सिर्फ इस बात पे खुश हैं कि मैंने फलां को बुला लिया और उसकी लड़ाई करवा दी, आज मेरी रेटिंग्स ऊपर आ गई। बिल्कुल सही। और हालांकि ये कोई काबिल फ़ख्र बात ये है, काबिल फ़ख्र बात। काबिल फ़ख्र बात यह है कि आपको ये उसमें से कोई चीज़, कोई बात निकालें जिससे आम लोगों की इतलात में इजाफा हो और आप अपनी तरफ से आपको लगे कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया। अच्छा एजाज़, मुझे ये पता है कि आपका जो इल्मी अदबी ज़ौक़ है वो भी बहुत आला है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि अपनी पसंद का आखिर में कोई शेर सुनाए तो आप कौन सा शेर सुनाना पसंद करें? बड़ा मुश्किल, ये बड़ी मुश्किल बात है। आपको शेर ज़्यादा आते हैं? नहीं अकमल भाई, शेर जो होते हैं ना, शेर या पोइट्री जो होती है वो होती है वो वक्त के ऊपर होती है। नहीं, कोई हॉन्ट करती है, कोई ऐसी नज्म, कोई ऐसी गज़ल, कोई ऐसे शेर जो आपको हॉन्ट करते रहते हो? देखिए ना, हालात जो है ना कि अब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा जी क्या उम्मीद है, तो मैंने आपको गालिब के 2 शेर सुना दिए, ठीक है। तो ये हालात के मुताबिक होता है, माहौल के मुताबिक होता है। ये बड़ा मुश्किल होता है, मुझे कोई कहे कि जी शेर सुना दो तो मुझे नहीं याद आते, लेकिन अगर गुफ्तगू में चलते चलते कोई जिस तरह मुहावरा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जी उस तरह। आज़ाद से ये सब बहुत शुक्रिया बड़ी कि आप तशरीफ़ लाए और हमारे देखने और सुनने वालों से आपने गुफ्तगू की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले किसी प्रोग्राम में हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।